आपने सबसे पहले क्या किया, सूट फाइल किया। सूट फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, समन्स वगैरह इशू करेगा। डिफेंडेंट क्या करेगा, उसके बाद अपीयर हो जाएगा। डिफेंडेंट की अपीयरेंस के बाद डिफेंडेंट क्या करेगा, डब्ल्यूएस फाइल करेगा। डब्ल्यूएस के बाद क्या होता है, कोर्ट क्या करेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा। कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करने हैं। इश्यूज के बाद क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद लास्ट में क्या होगा, फाइनल हियरिंग के बाद जजमेंट डिक्री आ जाएगी। फाइनल हियरिंग के बाद क्या आ जाएगा, जजमेंट एंड डिक्री आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, जजमेंट जो डिक्री किसी भी केस में आती है, इसके अगेंस्ट हम क्या फाइल, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या फाइल कर सकती है, अपील में जा सकती है, रिवीजन में जा सकती है। अपीलेबल है तो अपील में, नहीं तो फिर रिवीजन में। कौन से केस में अपील, कौन से केस में रिवीजन, लेटर ऑन कवर करेंगे। बट यहां पे इस जजमेंट के अगेंस्ट जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपील फाइल करे और रिवीजन में जाए। कहां पे जाएगी ये, एपिलेट कोर्ट के पास, हायर कोर्ट के पास। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑब्जेक्शंस की हम बात कर रहे हैं ना ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, वो दो स्टेजेस में आ सकते हैं ऑब्जेक्शन। पहली स्टेज क्या है, डिफेंडेंट स्टार्टिंग में ही क्या कर रहा है, जब सूट फाइल किया डिफेंडेंट ने अपीयरेंस दिया, और उसके बाद डिक्री आने से पहले पहले कभी भी डिफेंडेंट कोर्ट में आके कह रहा है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है। पहला कहां पे है, जिस कोर्ट में सूट फाइल किया उसी कोर्ट में डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ज्यूरिसडिक्शन इसकी नहीं बनती है। दूसरी सिचुएशन, अब वो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने बनती भी है या नहीं बनती है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ज्यूरिसडिक्शन बनती है, उसने डिक्री पास कर दिया। अब डिक्री पास कर दिया, डिफेंडेंट ने अपील फाइल कर दिया, और उस अपील में या रिवीजन में डिफेंडेंट क्या कर रहा है, यानी कि अभी वो एपिलेट हो जाएगा, डिफेंडेंट उसमें क्या कर रहा है, अपील या रिवीजन में ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है। ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है किससे रिलेटेड, ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। जो ऑब्जेक्शन यहां पे फाइल किया था ना, वो अब कहां पे फाइल कर रहा है, अपील या रिवीजन में। ध्यान से सुनना, जो हम सेक्शन 21 पढ़ने वाले हैं ना, वो इस स्टेज की बात कर रहा है, एपिलेट स्टेज की, रिवीजनल स्टेज की। कोई भी ऑब्जेक्शन जब हम ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड फाइल कर रहे हैं, यहां पे ट्रायल के टाइम पे वो 21 कवर नहीं कर रहा है उसको। अभी तो हमने शुरू नहीं किया, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज। बट प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, अदरवाइज याद रख लेना कि दीज आर दी टू स्टेजेस। ये हमारा ट्रायल चला पूरा सूट में, डिक्री आने के बाद जब हमने अपील फाइल किया तो एपिलेट स्टेज पे या रिविजनल स्टेज पे एपिलेट कोर्ट के पास या रिविजनल कोर्ट के पास ऑब्जेक्शन फाइल किए जा रहे हैं। डिफेंडेंट फाइल कर रहा है, यानी कि अब वो एपिलेट हो चुका है, तो वो फाइल कर रहा है ऑब्जेक्शन किससे रिलेटेड, कि जो लोअर कोर्ट में मैंने केस फाइल किया था वहां तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, वहां तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि सेक्शन 21 में अभी हम ऑब्जेक्शन पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन। और कौन से ऑब्जेक्शन पढ़ने वाले हैं हम, इस वाली स्टेज के। ये वाले ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें कवर हो रहे, हम कौन से पढ़ेंगे, इस स्टेज के। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 21 जो हमारे पास है वो तीन तरह के, 3 टाइप्स के ऑब्जेक्शंस को कवर करता है। आपको याद है, आपको ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक मैंने पहले बताया था। ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास 3 तरह की होती है। ज्यूरिसडिक्शन जो है, ये मैंने वैसे पहले बताया हुआ है आपको, हमारे पास या तो होती है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, या फिर होती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, या फिर होती है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर तो डिफेक्ट है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन में, तब तो हम उसको कहते हैं लैक ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। तब हम उसे क्या कहते हैं, लैक ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, और वो जजमेंट डिक्री क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी इस सिचुएशन में। जब डिफेक्ट है टेरिटोरियल या पेक्यूनरी में, ये लैक ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये डिफेक्ट है सिर्फ, इस डिफेक्ट के लिए मैक्सिमम हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इस डिफेक्ट के लिए हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। कहां पे ऑब्जेक्शन फाइल किए जा सकते हैं, एपिलेट स्टेज पे अगर हम फाइल करने की बात कर रहे हैं तो वो सेक्शन 21 कवर कर रहा है। नॉर्मल हम ऑब्जेक्शन फाइल करने की बात कर रहे हैं ट्रायल स्टेज पे, तो फिर वो 21 के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे हम।
वो कहां पे करेंगे, इनहेरेंट पावर्स तो है ही है कोर्ट की, वो लिखवाते हुए डिटेल में लिखवाता हूं, तब तो इनहेरेंट पावर्स में हम कहीं पे भी कर देंगे ना। 151 जो सीपीसी में दिया हुआ है आपको, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, तो वो तो चले गई। बट 21 जो सेक्शन है वो किससे डील कर रहा है, वो एपीलेट या रिविजनल स्टेज की बात कर रहा है वहां पे, ठीक है। अब देखिए ये डिफेक्ट और ऑब्जेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अगर एपीलेट स्टेज पे है तो सेक्शन 21 फिर इससे डील करेगा। अब आपको बताया 3 टाइप्स के डिफेक्ट, सेक्शन 21 जो है वो 3 तरह के डिफेक्ट्स को कवर कर रहा है हमारे पास। देखो ये वाला डिफेक्ट तो कवर नहीं होगा ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तो वैसे ही उसने बताया हुआ कि लैक ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, वॉइड है। तो दो तो यहाँ पे क्या कवर किया जा रहा है, टेरिटोरियल डिफेक्ट को कवर किया जा रहा है, पेक्यूनरी डिफेक्ट को कवर किया जा रहा है। और एक, अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कोई डिफेक्ट है, एग्जीक्यूशन अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा ही लिखवाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे एक बात कर रहा है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में, यानी कि आपके पास सेक्शन 21 के 3 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। वो तीनों जो बात कर रहे हैं, या तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, या पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, या फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गया। तो हमने अभी पूरा जो सेक्शन 21 पढ़ना है, अभी बेयर स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहली बात ऑब्जेक्शन फाइल करने की बात करेंगे, कौन सी स्टेज पे, एपीलेट और रिविजनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कौन से ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शन या तो टेरिटोरियल डिफेक्ट वाली हो, ज्यूरिसडिक्शन या तो पेक्यूनरी वाली हो, या फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात हो। ये 3 चीजें कवर होगी, इसके अलावा कुछ नहीं कवर होगा, ठीक है। बेरेक निकाल लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं, बेरेक निकाल लीजिए। बेरेक में देखिए सेक्शन 21, सेक्शन 21, और मैं आपको सच बताऊं, आपने भी अगर पहले पढ़ा हुआ है ना, हम आंख बंद करके एक तो पढ़ते होते हैं लॉ को, है ना, आंख बंद करके तो पढ़ना नहीं होता है। आपने जिन्होंने भी सेक्शन 21 पढ़ा हुआ, तो हमें यही लगता है हाँ ऑब्जेक्शन ज्यूरिसडिक्शन के किसी भी स्टेज की बात हो रही है, यहाँ पे कवर हो जाएगी। यहाँ पे कवर होने की बात किसी भी स्टेज की नहीं कर रहा है, यहाँ तो सिर्फ एपीलेट या रिविजनल कोर्ट की बात कर रहा है। यहीं पे लिखा हुआ है, अभी आप देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन होंगे उसकी बात की जा रही है। कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन, पहला देखिए, फर्स्ट, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग shall be allowed by any, shall be allowed by any, ध्यान से देखिए, एपीलेट और रिविजनल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा है वो, यानी कि ऑब्जेक्शन कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, एपीलेट और रिविजनल की बात कर रहा है, ट्रायल कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा। बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं किए जा सकते, ऑब्जेक्शन वहां भी किए जा सकते हैं, बट वो इनहेरेंट पावर्स में किए जाएंगे। 151 में ऑब्जेक्शन लेके आओगे, यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे उसमें। ये सिर्फ किससे डील कर रहा है, एपीलेट और रिविजनल कोर्ट की पावर से। अब देखिए, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस, अनलेस वो कहते हैं ऑब्जेक्शन सिर्फ तभी एपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट अलाउ करेगी जब क्या होगा, फर्स्ट, such objection was taken, such objection was taken in the court of first instance, first instance कौन सा हुआ, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। वो कहता है आपने अगर ट्रायल कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन लिया था तभी एपीलेट कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी, और ट्रायल कोर्ट में भी कब लिया है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने वो लिया है। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, जहां पे इश्यूज बनाए जाते हैं केसेस में, उन केसेस में एट और बिफोर सच सेटलमेंट, जिन केसेस में इश्यूज फ्रेम होने हैं उन केसेस में क्या होगा, जब इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं उस समय या उससे पहले। लाइक आपके पास ये स्टेजेस हैं, हमने क्या किया, सूट फाइल किया, प्लेंट फाइल किया कोर्ट में, अब यहां पे डिफेंडेंट ने अपीयरेंस दिया, फिर इसके बाद यहां पे क्या हुआ, WS आया हमारे पास, फिर इसके बाद क्या हुआ, इश्यूज फ्रेम हुए, इश्यूज फ्रेम हुए, फिर इसके बाद हमारे पास क्या स्टेज आएगी, ट्रायल चल पड़ा। ये पूरा प्रोसेस किस चीज का, इश्यूज के बाद ये ट्रायल चल पड़ा कोर्ट में, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिक्री आ जाएगी। तो यहां पे वो बात कर रहा है कि
आपने जो ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में फाइल किए हैं इधर से पहले पहले वाली स्टेज में, यहां से पहले पहले वाली स्टेज में किए। ऑब्वियसली अपीयरेंस के तो बाद ही होगा, उससे पहले तो कैसे कर पाएगा वो ऑब्जेक्शन, अपीयर तो होना ही पड़ेगा ना ऑब्जेक्शन के लिए। तो आप इतना याद रखिए, ये है इशू फ्रेमिंग की स्टेज। अगर ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में इस किसी भी स्टेज पे उसने फाइल किया है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, कहां पे फाइल करेगा? 151 में। ट्रायल कोर्ट में तो 151 में होगा ना। आपने यहां पे किया हुआ है ऑब्जेक्शन, कोर्ट ने खारिज कर दिया आपका ऑब्जेक्शन और डिसाइड कर दिया मैटर को, और उस मैटर में क्या आ गया? डिक्री भी आ गई। अब आप अपील में चले गए हो। अब एपीलेट कोर्ट में दोबारा से आप कह रहे हो कि ट्रायल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अब वो ज्यूरिसडिक्शन का इशू एपीलेट कोर्ट सिर्फ कौन सी सिचुएशन में सुन सकती है? फर्स्ट वो कह रहा है आपको दैट ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled before such settlement। तो सेटलमेंट से पहले अगर आपने यहां पे रेज किया हुआ है ना वो ऑब्जेक्शन, तभी ये आपको एंटरटेन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। बीच में देखिए वर्ड उसने एंड यूज किया हुआ है, और नहीं यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है? एंड। यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट फुलफिल नहीं होना चाहिए, एंड का मतलब होता है प्लस, इसके साथ ही जो सेकंड उसने दिया हुआ है ये भी फुलफिल होना चाहिए। दो कंडीशंस आपको बताइए, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तब जाके एपीलेट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी उस चीज को डील करने की, नहीं तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखिए सेकंड क्या है? अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर वहां पे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। फेलियर ऑफ जस्टिस जनरली कब होता है? फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब है लाइक मैंने अपने आप को डिफेंड करना है बट मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे कोर्ट में एविडेंसेस ही नहीं देने का मौका मिल रहा है। कोर्ट कहता है कि नहीं, इस चीज को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। मतलब जब डिफेंडेंट को अपना डिफेंस नहीं करने दिया जा रहा है, या डिफेंडेंट मिसकंसेप्शन के कारण से अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं रख पा रहा है कोर्ट के सामने, अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं रख पा रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल के एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्रिमिनल में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, चार्जेस फ्रेम होते हैं। सपोज कीजिए आपने नहीं, एक्स ने कहीं पे चोरी किया, एक्स ने कहीं पे चोरी किया और उसका ट्रायल जो चल रहा है चोरी के लिए चल रहा है, मर्डर भी किया था उसने सपोज कीजिए। अब जो उसका ट्रायल चल रहा है वो चोरी के लिए चल रहा है, तो वो कोर्ट में क्या एविडेंसेस देगा? जो चार्जेस फ्रेम हुए वो चोरी के लिए हो रहे हैं, तो कोर्ट में क्या एविडेंस देगा? चोरी से रिलेटेड ही तो एविडेंस देगा ना। किसी और चीज का, उसने कोई मर्डर भी किया था उसके एविडेंसेस तो कोर्ट में नहीं लाएगा ना। तो इट मींस कि वो जो एक्चुअल में उसने किया था, सपोज रॉबरी किया था थेफ्ट के साथ साथ, तो रॉबरी के लिए अपने एविडेंसेस कोर्ट में नहीं देगा, वो सिर्फ थेफ्ट के एविडेंसेस देगा जिससे रिलेटेड चार्जेस बने हुए। तो कल को अगर उसको रॉबरी के लिए पनिश किया जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे? वहां पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि हमने उसको मौका नहीं दिया कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए पूरी तरह से। अगर हमने उसको बताया होता कि आपको रॉबरी के लिए भी चार्ज किया जा रहा है, तो वो रॉबरी के अपने डिफेंस लेके आता कि मैंने नहीं किया रॉबरी। अभी तो अपने आप को थेफ्ट से बचा रहा है ना, बाद में आप रॉबरी के लिए पनिश कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे फेलियर ऑफ जस्टिस। इसी तरह से सिविल लॉ में क्या होता है हमारे पास? मैं एविडेंस नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे इस चीज के एविडेंस देने, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? फेलियर ऑफ जस्टिस। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होगी, प्लस लिखा है हमने यहाँ पे, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, कौन कौन सी? पहला कि बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज उसने क्या किया हुआ है? ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगाए थे, प्लस फेलियर, जो ये आप एपीलेट कोर्ट में अब ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हो, वो एपीलेट कोर्ट देखेगा कि ट्रायल कोर्ट में आपके साथ क्या हुआ है? फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके एपीलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट क्या करेगा? एंटरटेन करेगा किस चीज को? आपके ऑब्जेक्शंस को। थोड़ा समझ आ गया कि एपीलेट कोर्ट की बात हो रही है? ध्यान से देखना। ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल हुआ, डिफेंडेंट अपीयर हुआ, डब्ल्यूएस फाइल किया, इश्यूज फ्रेम हुए, ट्रायल स्टार्ट हो गया और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? डिक्री आ गई। जो ये 21 सेक्शन है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट में आपको जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं
वो हमेशा ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड इशू फ्रेमिंग से पहले पहले लगाने हैं। ऐसा नहीं कह रहे 21। आप अगर इस स्टेज पे भी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन लेके आते हो ना ट्रायल कोर्ट में, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो ट्रायल कोर्ट में, आपको बार नहीं किया जा रहा। यानी कि ट्रायल कोर्ट में, ध्यान से सुनिए, ट्रायल कोर्ट में जो मुझे ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं ना, मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कभी भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता हूं इनहेरेंट पावर्स कोर्ट की 151 में। बट अगर मैंने यहां पे ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 21 एपिलेट कोर्ट के पास पावर नहीं होगी उस मैटर को डिसाइड करने की। हालांकि इसको भी लिबरल अप्रोच दी जाती है, बट बेयर के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर मैंने इस स्टेज में ऑब्जेक्शन फाइल किया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेक्शन 21 में एपिलेट कोर्ट भी उस चीज को डिसाइड कर सकता है। बट मैंने अगर इस स्टेज में कोई ऑब्जेक्शन फाइल किए ट्रायल कोर्ट में, तो फिर सेक्शन 21 की जो प्रोविजंस है उसमें से ये दो कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है हमारे पास। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिसडिक्शन किस स्टेज तक हम फाइल कर सकते हैं, हम किसी भी स्टेज तक कर सकते हैं, हमें वो बार नहीं किया गया है कि कहां तक आप करोगे। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिलेट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के पर्पसेस के लिए ट्रायल कोर्ट में कौन सी स्टेज से पहले ऑब्जेक्शन फाइल किए होने चाहिए, फिर आ जाएगा एट और बिफोर द टाइम ऑफ इशू फ्रेमिंग। समझ आ गई आपको ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो ये प्लेस ऑफ सुइंग हमने यहां पे लिखा है ना, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब क्या होता है? इन जनरल प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता है दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल प्लस पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता है दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल प्लस पेक्यूनरी। सब्जेक्ट मैटर तो यहां आती ही नहीं है, टेरिटोरियल प्लस पेक्यूनरी। बट सेक्शन 21 में प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो सेकंड वाले क्लॉज में अलग से उसने दे दिया होगा। आपको क्या लिखा हुआ है? नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स, विद रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स। बाकी सारी वर्डिंग एज इट इज सेम है, जो ऊपर था सेम इसकी वर्डिंग है। क्यों आपको ये चीज बताई है मैंने अभी कि यहाँ पे पेक्यूनरी अलग से लिख दिया, तो इट मींस कि प्लेस ऑफ सुइंग का यहाँ पे मतलब है ओनली टेरिटोरियल। बट इन जनरल प्लेस ऑफ सुइंग का क्या मतलब होता है? टेरिटोरियल प्लस पेक्यूनरी बोथ। ठीक है, आगे इसको पढ़ोगे तो सेम है। देखिए, नो कोर्ट नो ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए जा सकते रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड बाय कौन सी कोर्ट? एपिलेट और रिविजनल कोर्ट। सेम उसी की तरह, अनलेस, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन दी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। प्लस एंड है ना, एंड का मतलब है प्लस, अनलेस देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। यानी कि जो वर्डिंग ऑफ फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहां पे है? सिर्फ यहां पे वो बात कर रहा है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, यहां पे वो बात कर रहा है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की। कौन से कोर्ट की बात कर रहा है पावर की? यहाँ पे एपिलेट या फिर रिवीजनल कोर्ट की बात कर रहा है, ट्रायल कोर्ट को यहाँ पे नहीं कर रहा है कवर ऑब्जेक्शन। प्रीलिम्स के लिए टिप्स पे याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम सेम हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इसके बाद जो ये ऑब्जेक्शन बात कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, कौन सी कोर्ट की बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। देखिए ध्यान से, एग्जीक्यूशन तो मीनिंग पता है आपको क्या होता है? डिक्री आ गई, डिक्री के बाद उस डिक्री की एग्जीक्यूशन भी तो करवानी है ना। अगर जो डिफेंडेंट है, अगर प्लेंटिफ की फेवर में डिक्री आई, डिफेंडेंट उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर हो जाते हैं। तो जजमेंट डेटर अगर उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो फिर उसमें क्या होगा? हमें एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ेगी। अब वो एग्जीक्यूशन कहां पे फाइल की जाती है, इसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे जब हम एग्जीक्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल याद रखिए, एग्जीक्यूशन जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसी कोर्ट में फाइल की जाती है। मैंने डिक्री पास की है तो मेरी कोर्ट में ही उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन आनी है। बट कुछ सिचुएशन में, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा होता है कि मैंने डिक्री तो पास कर दिया, बट जो डिफेंडेंट था ना, यानी कि जो अब जजमेंट डेटर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसको मैं अटैच करके उसकी एग्जीक्यूशन करवाऊंगा,
वो मेरी बाउंड्रीज में, मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, तब मुझे वो एग्जीक्यूशन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। क्योंकि मेरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई लैंड नहीं है तो मैं उससे फिर उसे अटैच नहीं कर सकता हूं, तो वो कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वही डील करेगा। अब जब मैंने ट्रांसफर कर दिया दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, तो जेडी जो है, जजमेंट डेटर जो है, उसको ऑब्जेक्शन है यहाँ पे कि नहीं नहीं, इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है एग्जीक्यूशन की, आपने गलत कर दिया। तो ये उस ऑब्जेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, उस ऑब्जेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कौन सी कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन शेल बी अलाउड बाय एनी एपिलेट और रिवीजनल कोर्ट। पावर फिर भी किसकी बात कर रही है, एपिलेट और रिवीजनल कोर्ट की बात कर रहा है, पर जुरिस्डिक्शन कौन से वाले, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात कर रहा है। सपोज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिसाइड कर दिया मैटर, फिर आप अपील में जाते हो, अपील में जाते हो तो वहां पे बात कर रहा है ऑब्जेक्शन की है, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आपने अर्लीस्ट वो ऑब्जेक्शन लिया है, प्लस एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो यहां एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कभी इश्यूज नहीं बनते, इश्यूज तो बन चुके हैं ना ट्रायल कोर्ट में। एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करवाना है उस चीज को, तो यहाँ पे इसलिए उसने वो इश्यूज वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, आपने जब ये डिक्री हमारे पास आई, ट्रायल चला पूरा, उसका डिक्री आया, डिक्री की जेडी ने फुलफिलमेंट नहीं किया, उसको कंप्लायंस नहीं किया, तो आपने क्या किया, एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया। अब जब एग्जीक्यूशन फाइल हुआ, एग्जीक्यूशन कहां फाइल होता है, ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन फाइल किया जाएगा। अब ये पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक सीपीसी है, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक करेंगे ये बिल्कुल हम। तो एग्जीक्यूशन आपने फाइल किया तो इसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग होगी, एग्जीक्यूशन के ऊपर जेडी को नोटिस जाएगा, जेडी अपीयर होगा, दोनों की सुनवाई होगी, फिर मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए उस अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जेडी को क्या करना है, यहाँ पे जजमेंट डेटर को, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर उसने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज किया है ना यहाँ पे कि जो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है इसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तभी, और इसने डिसाइड कर दिया कि नहीं मेरे पास जुरिस्डिक्शन है, फिर कल को वो किस में जाएगा, अपील में जाएगा, और एपिलेट कोर्ट जो है वो तब इसको एंटरटेन करेगी अगर उसने एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में वो क्या किया होगा, ऑब्जेक्शन लिया होगा, प्लस फेलियर ऑफ जस्टिस। क्लियर हो गया। अब ध्यान से लास्ट चीज बता रहा हूं, उसके बाद ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। आप देखो, ये है, सपोज कीजिए ये हमने सूट फाइल किया, ये सूट फाइल किया, ये डिफेंडेंट ने डब्ल्यूएस फाइल किया, इश्यूज फ्रेम हुए, इसके बाद ये क्या चला, ट्रायल चला, लास्ट में क्या आया, डिक्री आया। ये जजमेंट से हेल्ड हुई हैं चीजें, वो बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट ही अगर ये समझ आ गया तो समझ लो खत्म हो गया हमारा ऑब्जेक्शन वाला टॉपिक। आप देखिए, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो मुझे ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में फाइल करने थे, अगर मैंने इससे पहले फाइल किए हुए, इशू फ्रेमिंग से पहले या उस टाइम पे फाइल किए हुए हैं, तब सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली जब मैं अपील फाइल कर रहा हूं तो एपिलेट कोर्ट क्या करेगा, मेरे को एंटरटेन करेगा अपील को कि ट्रायल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। बट यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वही कि आपने ऑब्जेक्शन जो है एट अर्लीस्ट ट्रायल कोर्ट में इशू फ्रेमिंग से पहले पहले किए हुए हैं, कहां पे, ट्रायल कोर्ट में। पहली कंडीशन तो यही है, प्लस दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस। ये दो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए ना। अब देखिए, सपोज कीजिए लोअर कोर्ट में यहां पे इस स्टेज में ऑब्जेक्शन रेज किया डिफेंडेंट ने कि लोअर कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। कैसे ऑब्जेक्शन रेज करेगा, वो एप्लीकेशन वगैरह फाइल करेगा या फिर उसका इशू वगैरह फ्रेम हो जाएगा उसके ऑब्जेक्शन का, अगर डब्ल्यूएस में ही कर दिया उसने। तो अब इस ऑब्जेक्शन के ऊपर लोअर कोर्ट क्या करता है, अपना ऑर्डर पास करता है। लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, अपना ऑर्डर पास कर रहा है
दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन थी उसने एप्लीकेशन फाइल की है जुरिसडिक्शन के ऑब्जेक्शन के लिए, दूसरी सिचुएशन है एप्लीकेशन नहीं फाइल किया, डब्ल्यूएस में लिख दिया कि दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन, तो इसके ऊपर प्रिलिमिनरी इशू बनेगा। इशू को डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, सिर्फ एक ही इशू को, ऑर्डर पास हो गया उसके ऊपर। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कोर्ट के सामने कि क्या ये जो ऑर्डर आया है, क्या ये जो ऑर्डर आया है किस चीज का, ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं मेरे पास जुरिसडिक्शन है, डिक्री नहीं है, या अभी तो ट्रायल चलना है, अभी तो पूरी प्रोसीडिंग्स होनी है आगे, तो क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो मैंने अपील फाइल कर दिया, सपोज ये अपीलेबल ऑर्डर था नहीं तो रिवीजन फाइल कर दिया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने जो अपील या रिवीजन फाइल कर दिया, क्या ये कवर हो रहा है सेक्शन 21 में? एपिलेट कोर्ट के पास अथॉरिटी है यहां पे कि वो डिसाइड कर सकती है कि हाँ जो लोअर कोर्ट है उसने, उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी यहां पे। देखिए दूसरी सिचुएशन, अभी आते हैं इसके ऊपर भी वापस से, दूसरी सिचुएशन कि कोर्ट ने यहां पे ये डिसाइड कर दिया कि नहीं है इसके पास, इसके पास मतलब मेरे पास जुरिसडिक्शन है, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो एंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने। फिर उसके बाद ट्रायल चला पूरा, आपने एविडेंसेस वगैरह दिए ट्रायल में, लास्ट में डिक्री आ जाती है। अब जब ये डिक्री से आप अपील फाइल कर रहे हो, आप ये डिक्री से, एक अपील आपने इस ऑर्डर की थी, एक आप इस डिक्री से फाइल कर रहे हो, और इस अपील में आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्शन ले रहे हो सेम जुरिसडिक्शन का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, लैंडमार्क जजमेंट है कि ये वाला जो ऑब्जेक्शन है ना जो डिक्री से आ रहा है वो सिर्फ 21 में कवर हो रहा है। जो अगर आपने डायरेक्ट ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स ही अपील फाइल कर दिया किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, वो 21 में कवर नहीं हो रहा। रीजनिंग क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस पे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है आपने ऑब्जेक्शन इशू पहले किया था, पर जो सेक्शन 21 है वहां पे दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, फेलियर ऑफ जस्टिस। फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि आप एविडेंसेस नहीं दे पाए अप्रोप्रिएट कोर्ट में, और एविडेंस वाली स्टेज पे तो अभी पहुंचे ही नहीं हो ना आप। तो जब एविडेंस वाली स्टेज पे पहुंचोगे, डिक्री आएगी, तभी तो पता चलेगा कि आपने अपने आप को प्रॉपर डिफेंस किया या नहीं किया वहां पे। ठीक है, तो आपको अभी ये याद रखना है, जो ड्यूरिंग द ट्रायल कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर अपील या रिवीजन में गए हैं, वो यहां पे कवर नहीं हो रहा है 21 में। 21 में कौन से वाले हो रहे हैं, जब डिक्री हमारे पास आ जाती है, डिक्री के अगेंस्ट अगर हम अपील या रिवीजन में जा रहे हैं, वहां पे अगर हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं जुरिसडिक्शन से रिलेटेड, सिर्फ वो ऑब्जेक्शन को एंटरटेन किया जा रहा है, और एपिलेट कोर्ट दो चीजों को देखेगी उसको डिसाइड करते हुए। 21 क्लियर हो गया पूरे अच्छे से। अब इसमें लिखने का काम करते हैं, थोड़ा सा लिखने का काम करते हैं। कम करना है। चलिए हेडिंग बना लेना, सेक्शन 21, सेक्शन 21 सीपीसी, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, ब्रैकेट्स में लिख लेना, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन ब्रैकेट्स में लिख लेना, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। That is, if court do not have jurisdiction, then what? तब क्या किया जाएगा? जुरिसडिक्शन जो होती है, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन तीन तरह का होता है, इस तरह से लिख लीजिए, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, थ्री कैटेगरीज हैं इसकी, हमारे पास थ्री कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहला,
फर्स्ट, नो सब्जेक्ट मैटर jurisdiction. Second, no territorial jurisdiction. Third, no pecuniary jurisdiction. No pecuniary jurisdiction. जो पहला केस है इसमें क्या होगा, डिक्री विल बी वॉइड. यहां पे डिक्री क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी. रीजन क्या है, ये होती है इनहेरेंट लैक ऑफ jurisdiction. ये होती है इनहेरेंट लैक ऑफ jurisdiction. आपको एक बार शायद प्रीलिम्स में ये पेपर में भी आया था, मतलब जो टेस्ट यहाँ पे हुआ था, तो सारी नहीं है इनहेरेंट लैक ऑफ jurisdiction, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर वाली है. फिर इसके बाद लिखिए जो ये दो हैं हमारे, only टू सेक्शन 21 विल अप्लाई. सेक्शन 21 जो है वो सिर्फ इन दो में अप्लाई होने की बात हो रही है, बाकी में नहीं. फर्दर लिखिए सेक्शन 21 CPC deals with the cases of defect of territorial or pecuniary jurisdiction in the trial court. इन दी ट्रायल कोर्ट, कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन थी भी या नहीं थी. एरो बना के लिख लेना, इट इज मियर अ टेक्निकल डिफेक्ट एंड देयरफॉर डिक्री वुड नॉट बी void पर से. तो डिक्री से void नहीं हो जाएगी. अब हेडिंग कर लेना बेयर एक्ट. बेयर एक्ट में देखिए आप, सबसे पहले सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 है हमारे पास. जो मेन टर्म है वहां पे वो क्या है, प्लेस ऑफ सुइंग. प्लेस ऑफ सुइंग. इसमें लिखिए जनरली इट मीन्स टेरिटोरियल as well as pecuniary jurisdiction. जनरली इसका मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल और पेक्यूनरी दोनों कवर हो जाएगी, बट द वर्ड पेक्यूनरी इज रिटन अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 CPC. Therefore, place of suing under section 21(1) would mean only territorial jurisdiction. क्या मीनिंग होगा इसका, सिर्फ टेरिटोरियल jurisdiction. Now suppose A files suit against B
on a particular date. Suppose this is the suit date. Now इस डेट पे क्या हुआ, डिक्री इज पास्ड, यहां पे क्या हुआ, डिक्री पास हो जाती है। फिर इसके बाद डिक्री के बाद इस डेट को आके आगे अपील इज फाइल्ड बाय बी, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था, बी ने अपील फाइल कर दिया। फिर अपील में ही समवेयर आगे जाके वो क्या करता है, सपोज इस डेट पे ऑब्जेक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, इसको आप वहीं बनाना, ठीक है। इस डेट पे उसने क्या किया, ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction, territorial jurisdiction of trial court, raised by B, B ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। नाउ क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैन एपिलेट कोर्ट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction not being there set aside the decree of trial court। आंसर आप बताइए पहले, मैं बाद में लिखवाता हूँ। क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको, मतलब अगर मैं शॉर्ट में फिर से समझाऊं तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सपोज इस डेट पे हमने क्या किया, ये है डेट ऑफ सूट फाइल किया। फिर ये डेट पे हमारे पास आ जाती है डिक्री, यानी कि ये है डेट ऑफ डिक्री। फिर इसके बाद यहाँ पे कहीं पे उसने क्या किया, अपील फाइल कर लिया। अब इस अपील में इसकी पेंडेंसी में, अपील यहाँ पे पेंडिंग है, सपोज यहाँ पे कहीं पे उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, किस चीज को लेके, ज्यूरिसडिक्शन को लेके, और कुछ आपको दिया नहीं होगा, ज्यूरिसडिक्शन को लेके। तो वो कह रहा है कि क्या इस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे जो ये डिक्री आई थी लोअर कोर्ट की, इसको सेट असाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है, अगर दो कंडीशंस है ना, एपिलेट कोर्ट सेक्शन 21(1) के अकॉर्डिंगली क्या चेक करेगा, दो कंडीशन चेक करेगा कि क्या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज वहां पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। अब क्वेश्चन तो साइलेंट है ना उसके लिए, अगर किया गया था तो प्लस क्या कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस था। अगर दोनों का आंसर आता है यस तब वो कर सकता है, अगर किसी एक का भी आंसर आता है नो तब वो नहीं कर सकता। तो इसमें लिखिए एपिलेट कोर्ट to look into two things. First, defendant should have raised objections of lack of jurisdiction at earliest, and if settlement of issues was there before it,
सेकेंड, सेकेंड लिखिए, फेलियर ऑफ जस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब ये फेलियर ऑफ जस्टिस क्या होते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया है, ब्रैकेट्स में लिख लेना, नॉट एबल टू टेक इफेक्टिव डिफेंस इन इन द केस। उस जुरिस्डिक्शन के कारण से वो अपना इफेक्टिव डिफेंस नहीं ले पाया, ठीक है, एविडेंसेस नहीं दे पाया, डिफेंस नहीं ले पाया। इसमें लिखिए, इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड then yes, appellate court can set aside the decree of the ट्रायल कोर्ट। तो ये पावर किसकी है, सिर्फ एपिलेट कोर्ट की है। जो बेयर एक्ट है वहां पे लिख लेना जरूर कि तीनों के तीनों जो सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उसमें जो पावर वो बात कर रहा है एपिलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट की बात कर रहा है, ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, सेक्शन 21 सीपीसी deals with three situations. Section 21 CPC deals with three situations. Section 21A में क्या था, ट्रायल कोर्ट्स लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। 21B में क्या है, ट्रायल कोर्ट्स लैक ऑफ, हाँ 21 क्या हुआ, सॉरी ए नहीं है वो 1-2 है ना, 21-1 21-2। 21-2 में क्या है आपके पास, ट्रायल कोर्ट्स लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एंड 3 में क्या है, 21-3 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स लैक ऑफ jurisdiction to execute the decree। ये तीन चीजें हमें दी हुई है और 21 में लिखा हुआ है पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट, एपिलेट या फिर रिविजनल कर लेना, ठीक है, रिविजनल कोर्ट ओनली टू डिसाइड द लैक ऑफ jurisdiction of trial court, and if two conditions as mentioned under section 21 are satisfied, appellate or revisional court can set aside the decree of the trial court, set aside the decree of the trial court। नाउ 21-1 तो क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब लिखिए सेक्शन 21-2
ये हमने 21 1 ही किया ना, देखो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल सा लिखा पहले, ये सपोज ये हमने 21 1 बेयर से लिखा, फिर इसका एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा, वो कंडीशंस हमने लिख ली दोनों की दोनों, और खत्म हो गया वो, ठीक है। फिर ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि तीनों में क्या है हमारे पास। अब 21 2 को थोड़ा सा लिख रहे हैं। 21 2 में लिखिए, इट इज सिमिलर एज टू सेक्शन 21 1 सीपीसी। 21 2 और 21 1 में कोई फर्क नहीं है, सिमिलर इन लैंग्वेज, it is similar to 21 1 CPC in language, only difference is, only difference is, क्या difference है in section 21 1, किस चीज की बात की हुई है, provides, या provides ना लिखिए, talk लिख लीजिए, talks about talks of lack of, कौन सी, टेरिटोरियल jurisdiction, एंड 21 2 जो है टॉक्स ऑफ लैक ऑफ, कौन सी, पेक्यूनरी, पेक्यूनरी jurisdiction। देखिए इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है दोनों में। सपोज ये प्लेंट है हमारी, यानी कि सूट फाइल किया गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, WS आया सपोज इस डेट में, यहाँ पे इश्यूज सेटल किए गए, इश्यूज सेटल किए गए, फिर क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज ट्रायल, और लास्ट में सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास आ गई डिक्री। अब इस डिक्री के अगेंस्ट क्या हुआ, ऑपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंडेंट फाइल्ड अपील, डिफेंडेंट अपील में चले गया, एंड ये अपील अभी पेंडिंग थी, यहां पे कहीं पे क्या किया उसने, ऑब्जेक्शन रेज किए, ऑब्जेक्शंस रेज्ड रिगार्डिंग पेक्यूनरी jurisdiction of ट्रायल कोर्ट, पूरा लिख लेना आप, रिगार्डिंग पिक्यूनरी jurisdiction ऑफ ट्रायल कोर्ट, क्वेश्चन हो जाएगा, कैन एपिलेट कोर्ट सेट असाइड द डिक्री ऑफ ट्रायल कोर्ट, आंसर, if two conditions are satisfied। कौन सी टू कंडीशंस है, फर्स्ट, ऑब्जेक्शन रेज्ड इन ट्रायल कोर्ट एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एंड सेकेंड, फेलियर ऑफ justice, failure of justice। If two conditions are satisfied, then yes, appellate court can set aside the decree of the trial court, can set aside the decree of the trial court। अदरवाइज नॉट, अगर ये होगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा।
नोट में लिख लेना, नोट both the conditions must be satisfied. Both the conditions must be satisfied. तो ये दो सबसेक्शन तो आपको क्लियर हो गए। अब लिखिए पर्पस ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, ये मिसलेनियस टॉपिक लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। पर्पस ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन एट अर्लीस्ट पॉसिबल opportunity or at or before settlement of issues। इसका पर्पस क्या है, ये जो आपको फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट कंडीशन का पर्पस की बात हो रही है। इसमें लिखिए लॉ विल सपोर्ट ओनली दोज who do not sleep over their rights, who do not sleep over their rights। मैगजीम क्या है इसके पीछे, जहां पे भी आपके पास ये होगा ना कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे बिफोर इश्यूज, हर किसी में ये मैगजीम एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्लीपिंग ओवर योर राइट्स। तो इसमें लिखिए मैगजीम है विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मिटिबस जूरा ए है ये, ठीक है। पहले भी लिखवाइए शायद, है ना, सबवेनिएंट। दिस इज द मैगजीम that is law help only those who are vigilant upon their rights, who are vigilant upon their rights। therefore defendant should be prompt। ये नहीं कि सोता रहे और एपिलेट स्टेज में जाके पहली बार ही जाग रहा है, ठीक है। however एक एक्सेप्शन टाइप एग्जांपल लिखिए सपोज यहाँ पे सूट फाइल किया गया, सूट फाइल्ड, इस डेट पे क्या हुआ, इश्यूज फ्रेम हुए, उसके बाद क्या होता है ट्रायल पे, ट्रायल में यहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज्ड रिगार्डिंग jurisdiction, ब्रैकेट्स में लिखना, दैट इज आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज फ्रेमिंग के बाद ऑब्जेक्शन किए जाते हैं ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग। इसके बाद ये डिसाइड हो जाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है डिक्री, और इस डिक्री से फिर आगे फाइल किया जाता है यहाँ पे अपील, इस डिक्री से फाइल की जाती है अपील। नाउ पहली बात तो ये बताइए कि जो इसने ट्रायल में ये ऑब्जेक्शन यहाँ पे फाइल किए, ट्रायल्स में जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन, क्या वो फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। तो हमने यही तो पढ़ा अभी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किसी भी स्टेज पे ऑब्जेक्शन फाइल करे
वहां पे अभी 21 सेक्शन नहीं आया हमारे पास पिक्चर में। इनहेरेंट पावर है 151 के अकॉर्डिंगली कोर्ट कहीं पे भी एंटरटेन कर सकती है। 21 तो पिक्चर में आएगा डिक्री के बाद जब अपील या रिवीजन में आए और उस स्टेज पे अगर ऑब्जेक्शन फाइल हो रहे हैं। इसमें लिखिए थोड़ा सा, डिफेंडेंट हेयर, डिफेंडेंट हेयर कैन प्रूव failure of justice easily, but if here as he cannot prove that objection was raised before or at the time of settlement of issues। देखिए दो कंडीशंस है ना हमारे पास। अब ये जो डिक्री के बाद अपील आई, इसमें यहाँ पे इसने ऑब्जेक्शन फाइल किए, कहीं पे अपील आई, इसके बाद यहाँ कहीं पे वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है। आप लिख लेना पूरा, ठीक है। यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्शन फाइल किए जा रहे हैं। तो अब बात हो रही है कि क्या इस ऑब्जेक्शन को वो एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें ऑब्जेक्शन के लिए 21 में हमें फुलफिल करनी होती है। पहला क्या है कि जो ट्रायल कोर्ट में उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया है वो बिफोर इशू फ्रेमिंग की है, तो पहले वाला तो नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या, फेलियर ऑफ जस्टिस। फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ वो कहां से पता चलेगा, जब क्या वो अपना प्रॉपर डिफेंस रख पाया था या नहीं रख पाया था। उसके लिए हमें एविडेंसेस देखने पड़ेंगे और वो डिग्री आने के बाद ही पता लग पाएगा कि प्रॉपर एविडेंसेस हुए या नहीं हुए। तो हमने लिखा कि वो फेलियर ऑफ जस्टिस तो इजीली प्रूव कर लेगा यहाँ पे, बट जो पहली वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि ये तो बाद में उसने फाइल किया हुआ है। फर्दर लिखिए, will court refuse to grant the relief merely because a technical condition of section 21 CPC is not fulfilled, क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखिए, मतलब ये क्वेश्चन हो गया ना एक तरह से, इसका आंसर लिखिए। आंसर इज नो। जनरली क्या होता है, देखिए ये सिर्फ एक टेक्निकल डिफेक्ट है। कोर्ट क्या करता है यहाँ पे, लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करता है। इवन की सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के 8-8 साल के बाद ऐसे केसेस भी है जहां पे 8 इयर्स के बाद ऑब्जेक्शन फाइल किए जा रहे हैं ट्रायल कोर्ट में, और एपिलेट कोर्ट में जब फिर उसका ऑब्जेक्शन लिया गया, सेट असाइड कर दिया गया डिग्री को। तो ये जो लिखा पर अगर प्रीलिम्स में आ जाता है, याद रख लेना, प्रीलिम्स में तो हम टिपिकली बेयर के अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं, तो प्रीलिम्स में तो एट और बिफोर ही लिखना है आपको हमेशा। बट जब मेंस में आता है तो इसकी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिबरल अप्रोच कर रहे हैं। रीजन क्या उसका लिखिए, कोर्ट ने कहा नो inherent jurisdiction can be invoked by the court as the procedure is handmaid of justice and not its mistress। तो आपको मेंस के लिए एक तो ये लाइन याद रख लेनी है हमेशा, जब भी आप लिबरल अप्रोच किसी भी चीज की कर रहे हो, जैसे हमने ऑर्डर 1 रूल 13 में भी किया था, लिबरल अप्रोच किया तो प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। यहाँ पे लिबरल अप्रोच कर रहा है कोर्ट, फिर से कह रहा है कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस। तो ऐसी लाइंस आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करोगे। फर्दर लिखिए, हियर द कोर्ट विल
will not set aside the decree if not set aside the decree if he is not satisfied that there was a gross failure of जस्टिस। अगर सेकंड भी नहीं होती ना फुलफिल, तब फिर लिबरल अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी। लिबरल अप्रोच तब अपना रहा है जब वो फेलियर ऑफ जस्टिस वहां पे हो रहा है, उसके कारण से दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फिर। ठीक है, फुल स्टॉप। द गाइडिंग प्रिंसिपल will be that the procedure is handmaid of justice and the court has inherent powers under section 151 CPC in such cases. In such cases, despite prohibition under section 21 CPC, therefore appellate court can still set aside the decree. तो आपको बस ये याद रखना है, जब क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ लिया उसने, मेंस की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ यस और नो से आंसर नहीं चलेगा। आपको ये रीजनिंग लिखोगे फिर यस और नो लिखोगे, परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे, बट विद रीजनिंग। ठीक है, और अगर प्रीलिम्स में आ गया तब मत सोचना कि सर ने रीजनिंग लिखवाई हुई है और जजमेंट्स में ये डिसाइड हुआ है तो हम वहां पे वो आंसर कर देते, गलत हो जाएगा बिल्कुल। प्रीलिम्स में सिर्फ बेयर एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्ट वो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, मान के चलिए, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ठीक है, बट मेंस में आप अपनी रीजनिंग के साथ उसको सब्सटेंशिएट करोगे। आगे लिखिए। एक क्वेश्चन टाइप ही है, सपोज डज सेक्शन 21 सीपीसी डिक्लेयर, आप बताएंगे इसका आंसर, मैं बता चुका हूं क्योंकि आपको, डिक्लेयर दैट, डज सेक्शन 21 सीपीसी डिक्लेयर दैट as to when the objection of lack of jurisdiction can be raised in the trial court, can be raised in the trial court। ये थोड़ा ना बता रहा है, सेक्शन 21 तो अपने लिए बता रहा है कि एपिलेट स्टेज पे अगर आपने ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करना है तो फिर जो लोअर कोर्ट में ऑब्जेक्शन था वो एट और बिफोर होने चाहिए, बट ये आपको ये टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि हर सिचुएशन में एट और बिफोर ही लोअर कोर्ट में होगा। लोअर कोर्ट में हम किसी भी स्टेज पे ऑब्जेक्शन लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए। सपोज ड्यू टू some issues defendant could not raise objections before or at settlement of issues in trial court, he can raise objection at any time
by application or amendment of pleadings in हर्षद चिमनलाल मोदी केस, हर्षद चिमनलाल मोदी केस, objections was raised after 8 years and it was allowed. It was allowed. Therefore, there exists no strict guidelines as to when objection can be raised in the trial court. Section, this is important, section 21 CPC has to do nothing with objection to be raised in ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट में कब ऑब्जेक्शन रेज करने, इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है 21 सेक्शन को. ट्रायल कोर्ट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, full stop. It only lays down the situation that if you want the appellate court, if you want the appellate court, appellate or revisional court to set aside the decree owing to lack of jurisdiction, owing to lack of jurisdiction, then objection be raised before or at the time of settlement of issues, settlement of issues. तो आपको यहां से ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये तो सेक्शन 21 में जो बता रहा है वो तो सिर्फ एपिलेट कोर्ट के लिए बता रहा है कि अगर एपिलेट कोर्ट को ऑब्जेक्शन एंटरटेन करने और डिक्री लोअर कोर्ट की सेट असाइड करनी है तब होना चाहिए कि वो एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू वहां पे ऑब्जेक्शन रेज किए गए हो, और वो भी लिबरल अप्रोच है. अगर दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम उसमें भी लिबरल जा सकते हैं, बट वो जस्टिफाई करना पड़ेगा उस सिचुएशन को. बट ये सेक्शन 21 ये नहीं आपको बता रहा है कि लोअर कोर्ट में कौन सी स्टेज पे आप करोगे. लोअर कोर्ट में जिस मर्जी स्टेज पे कीजिए, अगर लेटर ऑन किया है तो ठीक है, जब अपील की बारी आएगी और उसमें ये ऑब्जेक्शन लोगे तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है. कंक्लूजन लिखिए. Therefore, section 21 CPC does not put a condition as to when the objection of jurisdiction be raised, objection of jurisdiction be raised in the trial court. In the full stop करके लिखना, in the trial court, comma, one is
free to raise the objection at the time or before the settlement of issues and even after the settlement, but the appellant will have to prove the conditions. नहीं छोड़िए, बस इतना लिखिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बस ये ऊपर वाला आप लिख लीजिए। तो वो किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, 21 सेक्शन उसको बार नहीं कर रहा है। अभी रुक जाइए, बोलिए। ग्राउंड्स ऑफ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ग्राउंड्स ऑफ अपील तो वो बता ही नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे आप अपील नहीं फाइल कर रहे हो। अपील में तो जो मेमोरेंडम वगैरह फाइल कर रहे हो आप, वो अपने ग्राउंड है अपील के। जब अपील का टॉपिक पढ़ेंगे वो वहां पे पढ़ेंगे हम। उन ग्राउंड्स पे आपने अपील फाइल की हुई है और अपील के बीच में आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। अब अपील के बीच में आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। हाँ, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन एट एपिलेट स्टेज। हाँ, और कब वो उसको अलाउ कर सकता है वो दिया हुआ है। आपने स्टार्टिंग की क्लास जो मिस कर दिया ना, उसमें बहुत डिटेल में ये चीज मैंने बताई हुई है, ठीक है, एक बार देखोगे तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी इसमें। सबको क्लियर तो हो गया ना ये वाला टॉपिक? हाँ, सेक्शन 21 जो है ना, एपिलेट स्टेज पे एप्लीकेबल हो रहा है सिर्फ। जो आपने अर्लियर स्टेज पे ऑब्जेक्शन रेज किया है वो तो ट्रायल कोर्ट में किया। ट्रायल कोर्ट का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। यही मैं आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमने पहले पढ़ा होता है 21, बट फिर भी कंफ्यूजन होती है हमारे माइंड में। ट्रायल कोर्ट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। जो ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करोगे वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था, वहां से खारिज हो गया, आपका ऑब्जेक्शन खारिज हो गया, और फिर डिक्री भी आ जाती है उस केस में। डिक्री आ गई, फिर आपने अपील फाइल कर दिया, डिफेंडेंट ने अपील फाइल कर दिया। अब डिफेंडेंट ने अपील फाइल किया, वो अपीलेंट हो गया, वहां पे अपील में ऑब्जेक्शन ले रहा है कि वहां पे जो मेरा खारिज हुआ था वो गलत था, वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी वहां पे। उस स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, उससे पहले वाली। अब उस टॉपिक पे कहाँ आ रहे हो आप? वो अलग हो गया ना, बिल्कुल वो अलग से पूछना फिर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उससे अपील कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। और उसमें अपील में चैलेंज कर रहे हैं, नहीं एग्जीक्यूशन हो चुकी है, एग्जीक्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको डिटेल में करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं वहां पे पेक्यूनरी टेरिटोरियल की बात नहीं कर रहा है वो, वहां पे बात ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। लोग किसी भी तरह की, हाँ दोनों आ जाएगी, क्योंकि लिखा नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं किया, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की किसी भी तरह की जुरिस्डिक्शन कवर हो जाएगी उसमें। कल की क्लास में करेंगे उसको, आज नहीं कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, वैसे तो मुझे लगा था मैं दोनों करवा दूंगा, इवन 21A भी करवा दूंगा, बट नहीं हो पाया। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, 21A तक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा कल की क्लास में, और सैटरडे जो टेस्ट होगा उसमें 21A तक का सिलेबस ही रहेगा, ठीक है। फिर जुरिस्डिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, फिर हम कोर्ट में फाइल करके, अब कोर्ट के पास आ गया मुकदमा हमारा, ठीक है। कोर्ट में जब फाइल हो गया उसके पास आ गया, अब कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती है वहां पे आएंगे फिर हम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं 20 पे, 11-20 पे नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो
पूछ लीजिए, ऑनलाइन वाले अब मैसेज कर देना।